ऐसा कांड जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी थी। और इस कहानी के बीच है एक 14 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की, जिसके बाद ये देश वाकिफ होता है दो कुख्यात अपराधियों से। कहानी शुरू होती है 1978 में और कहानी के मुख्य पात्र थे उनकी 16 साल की बेटी गीता चोपड़ा और 14 साल का बेटा संजय चोपड़ा। अब तक अपहरण लगने वाले इस मामले में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट आने वाला था। कुछ ऐसी चीज निकलकर सबके सामने आने वाली थी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। शायद सबके मन में इस चीज का डर था, लेकिन सब चाहते थे कि ये डर सिर्फ डर रहे, लेकिन वो डर अब हकीकत में बदलने वाला था। अट्ठाईस अगस्त 1978 को दिल्ली रीस में अपनी गाय चराते हुए एक धानी राम नाम के चरवाहे को दो शव दिखे। राजधानी दिल्ली में अपहरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया में राजधानी में हो रहे अपहरण के कई मामलों पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस का हालांकि इस पे स्पष्टीकरण आ चुका है और दिल्ली पुलिस का ये साफ साफ कहना है कि इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसको लेकर इतना हवा बनाया जा रहा हो। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। आज के अपने इस क्राइम स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली में हुए एक ऐसे अपहरण कांड की जिसने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा कांड जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी थी। और इस कहानी के बीच है एक 14 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की, जिसके बाद ये देश वाकिफ होता है दो कुख्यात अपराधियों से। इनको आज ये देश जानता है रंगा और बिल्ला के नाम। हालांकि उनका असली नाम रंगा और बिल्ला नहीं था। वो दो शख्स थे, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। इन दोनों ने मिलकर फिरौती के मंसूबे से एक ऐसे कांड को अंजाम दिया था जो आगे चलकर पूरे देश में सुर्खियां बनने वाली थी। इस कांड को शुरू फिरौती के मंसूबे से किया गया था, लेकिन एक फिरौती के मंसूबे से हुआ अपहरण कैसे क्रूर हत्या में बदला, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही ये बताएंगे कि कैसे ये मामला राष्ट्रव्यापी सुर्खियों में तब्दील हो गया था। कहानी शुरू होती है 1978 में। भारतीय नौसेना के कप्तान मदन मोहन चोपड़ा का परिवार, जो कि यहीं ऑफिसर्स एनक्लेव ढोला कुआं दिल्ली में स्थित था, और कहानी के मुख्य पात्र थे उनकी 16 साल की बेटी गीता चोपड़ा और 14 साल का बेटा संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज के सेकेंड ईयर की छात्रा थी, तो वहीं संजय मॉडर्न हाई स्कूल में 10वीं में पढ़ाई करता था। दिन था शनिवार का, तारीख थी 26 अगस्त 1978। संजय और गीता दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय में युवा वाणी नामक एक कार्यक्रम में भाग लेना था। शाम 7 बजे उन्हें संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय पहुंचना था और रात के 9 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन दोनों के पिता यानी मदन मोहन चोपड़ा उन्हें ऑल इंडिया रेडियो कार्यालय के बाहर लेने जाने वाले थे। दोनों भाई बहन ठीक शाम 6:15 पर घर से निकले। ढोला कुआं के चौराहे पर कूलानंद नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें वहां से गुजरते हुए भी देखा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए MS नंदा नाम के एक इंसान ने दोनों बच्चों को ढोला कुआं से गोल डाक खाना तक लिफ्ट भी दी। शाम 6:30 बजे भगवान दास नाम के एक इंसान ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने से एक सरसों रंग की फिएट कार को गुजरते हुए देखा। उसने देखा ये गाड़ी रोज एवेन्यू की तरफ जा रही है और उस गाड़ी से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। जब भगवान दास ने उस गाड़ी को ठीक से देखा तो उसे दिखाई देती है एक युवती जो ड्राइवर के बाल खींच रही होती है, तो वहीं एक लड़का उसके बगल में बैठे व्यक्ति से झगड़ा कर रहा होता है। वो उस समय स्कूटर पर होते हैं, वो अपने स्कूटर से उस गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ पाने में असफल होते हैं। बाबूलाल नाम के एक व्यक्ति ने भी इस पूरे मंजर को देखा। वो भी उस गाड़ी का पीछा करता है, उसके दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम होता है। बाद में भगवान दास उस गाड़ी के नंबर को नोट करता है और
पुलिस को इसकी जानकारी देता है और पुलिस को जानकारी देते वक्त भगवान दास उस गाड़ी का नंबर HRK 8930 पुलिस को बताता है, लेकिन ऑपरेटर इस नंबर को गलती सुनता है और HRK 8930 की जगह MRK 8930 नोट कर लेता है। इन्हीं चीज़ों के दौरान शाम 6:30 बजे के आसपास DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह काम नाम के एक इंसान ऑफिस से घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी में 2 बच्चे, एक बहन और एक भाई, सामने जो ड्राइवर था उनसे हाथापाई कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा था विलिंगडन हॉस्पिटल के जस्ट सामने, उनके इमरजेंसी वार्ड के सामने। फिर रास्ते चलते चलते जूनियर इंजीनियर साहब ने सोचा कि उस गाड़ी का पीछा किया जाए। उस गाड़ी के पीछे वो लगे भी, लेकिन फिर शंकर मार्ग पे एक लाल बत्ती पे उस गाड़ी का पीछा छूट गया। गाड़ी का पीछा छूटने के पहले उन्होंने ये भी देखा कि बच्चा उन्हें कोशिश कर रहा है अपना कंधा दिखाने की, जिससे लगातार खून बह जा रहा था। ये उनकी चतुराई थी कि उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद उन्होंने आसपास के पुलिस थाने से संपर्क करने का कोशिश किया। राजेंद्र नगर पुलिस थाना सबसे पास था, दिल्ली का राजेंद्र नगर पुलिस थाना। लेकिन फिर पुलिस कर्मियों ने उनसे कहा कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक सीरियस हीनस क्राइम है, तो वो बिना मेरठ हेडक्वार्टर्स के, बिना अपने सीनियर ऑफिशियल्स के हेडक्वार्टर्स के परमिशन के आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे। इन सब घटना से अनजान गीता और संजय के माता पिता रात 8 बजे बेसब्री से वो रेडियो चैनल लगाकर बैठ गए कि वो अपने बच्चों को उस कार्यक्रम में बोलता हुआ सुनेंगे। लेकिन जब उनके माता पिता ने वो चैनल लगाया तो वहाँ उन्हें अपने बच्चे नहीं सुनाई दिए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके बच्चों की जगह दूसरे बच्चे बोल रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई दूसरा चैनल लगा दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने पुष्टि की कि चैनल वही था तो उन्हें लगा कि शायद उनके बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद मदन मोहन चोपड़ा यानी कि संजय और गीता के पिता अपने स्कूटर से ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय के बाहर जाते हैं और जहाँ उन्हें मिलना होता है वो वहाँ नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो कार्यक्रम में लोगों से बात करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों से बात करते हैं और उनसे बातचीत में पता चलता है कि उनके बच्चे तो कार्यक्रम में आए ही नहीं थे। इसके बाद वो घबरा कर घर पर फ़ोन करते हैं अपनी पत्नी के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या बच्चे घर वापस आ गए हैं। उनकी पत्नी का जवाब होता है नहीं। इसके बाद वो अपने तमाम रिश्तेदारों, अपने जान पहचान, अपने जानने वाले लोगों को फ़ोन मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनके बच्चे उनके पास हैं, और सबका जवाब एक ही होता है, नहीं। उसी दिन रात 10:15 पर दोनों किडनैपर्स DHI 280 नंबर गाड़ी से विलिंगडन अस्पताल पहुंचे, क्योंकि दोनों भाइयों में से एक भाई बिल्ला के सर पर भारी चोट पहुंची थी। और जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बिल्ला के सर का एक्सरे लिया और उस एक्सरे पर दोनों भाइयों में से एक के फिंगरप्रिंट्स छूट गए, जो कि आगे जाके कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। जब हॉस्पिटल स्टाफ ने, डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि चोट कैसे लगी, तो उन्होंने बताया कि मंदिर मार्ग पर काली मंदिर के पास उन पर कुछ चोरों ने हमला किया। सर पे लोहे की रॉड मारी, उनकी घड़ी भी छीन ली। तो वहीं हॉस्पिटल में उस वक्त ऑन ड्यूटी एक कांस्टेबल मौजूद थे जिनका नाम था रणवीर सिंह, जिन्होंने इनके बयान दर्ज किए और फिर जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन था काली मंदिर मार्ग का पुलिस स्टेशन, वहाँ इन्फॉर्म किया। तो फिर 10:50 तक जाकर उस पुलिस स्टेशन से 2 ऑफिसर्स आए जिन्होंने आगे की कार्रवाई करी और उन दोनों भाइयों से आगे सवाल किए कि उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ। रात को 11:10 पर 2 पुलिसकर्मी रामचंद्र और हरीश राम दोनों यानी रंगा बिल्ला को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां कथित तौर पर उनके साथ लूटपाट की गई थी। दोनों पुलिसकर्मी उसे अपनी गाड़ी में लेकर वहां जाते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो रामचंद्र को उस पूरी जगह पे कोई भी संघर्ष के निशान नहीं मिलते हैं। देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ स्ट्रगल ऑन दैट प्लेस। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी जो हैं वो रंगा और बिल्ला को पुलिस थाने लेकर आते हैं। उनसे कुछ पूछताछ की जाती है और रात के 1:45 बजे उन्हें थाने से वापस जाने को कह दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको अगले दिन सुबह थाने में आके रिपोर्ट करना है। अगले दिन सुबह वो दोनों नहीं आते हैं और जब वो दोनों नहीं आते हैं तो रामचंद्र उन दोनों को ढूंढने के लिए उनके बताए हुए पते पर जाते हैं। जब वो उस पते पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पता ही झूठा है। इसके बाद वो
वहाँ के परिवहन निगम में इसकी जानकारी देते हैं और वहाँ के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस था वहाँ पे वो बताए हुए गाड़ी के नंबर की जांच करवाते हैं तो मालूम चलता है कि वो नंबर प्लेट्स एक स्कूटर के थे। उसके बाद वो रिपोर्ट आगे मंदिर मार्ग पुलिस थाने को सौंपी गई। वो रिपोर्ट उसी शाम 7:05 पर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के पास पहुंची। रिपोर्ट मिलने के बाद ओम प्रकाश जी ने देरी ना करते हुए ये ठानी कि वो गोले डाक खाना जाएंगे, वहाँ पे विटनेसेस की तलाश करेंगे। वो वहाँ गए भी लेकिन कोई विटनेस उन्हें मिला नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ा उन्हें। तब तक एक चीज़ और देखने को मिली कि इंद्रजीत सिंह काम की जो कंप्लेंट थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, कोई भी रिस्पांस नहीं आया था। उसी दौरान दोनों बच्चों के पिता ने, मदन मोहन चोपड़ा ने आगे कंप्लेन करी, पुलिस के पास गए, अस्पताल गए, विलिंगडन अस्पताल वापस गए, जहां हो सका अपने बच्चों को वहां तलाशने की कोशिश करी, लेकिन कुछ उनके भी हाथ नहीं आया। वहीं पे दूसरी तरफ ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर 9:55 तक वापस पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और बच्चों को कहीं भी ना खोज पाने के बाद हताश निराश उनके पिता भी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक घर वापस आ गए थे। अब तक अपहरण लगने वाले इस मामले में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक ट्विस्ट आने वाला था। कुछ ऐसी चीज़ निकलकर सबके सामने आने वाली थी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। शायद सबके मन में इस चीज़ का डर था, लेकिन सब चाहते थे कि ये डर सिर्फ डर रहे, लेकिन वो डर अब हकीकत में बदलने वाला था। 28 अगस्त 1978 को दिल्ली रीज में अपनी गाय चराते हुए एक धानी राम नाम के चरवाहे को 2 शव दिखते हैं। वो इन शवों की जानकारी गश्त लगा रहे अधिकारी रोहतास सिंह को देते हैं। रोहतास सिंह इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करते हैं और उसके बाद सब इंस्पेक्टर हरिचंद को घटनास्थल पर भेजा जाता है। जब वो घटनास्थल पर जाते हैं वो 2 शव देखते हैं, 2 शव, एक लड़की के और एक लड़के के। इसके बाद मदन मोहन चोपड़ा जो कि गीता और संजय के पिता थे, नौसेना के कप्तान थे, उन्हें बुलाया जाता है। वो जब घटनास्थल पर जाते हैं तो वो इन दोनों शवों की पहचान अपने बच्चों के रूप में करते हैं। शवों का पोस्टमार्टम पुलिस सर्जन भरत सिंह ने 29 अगस्त को किया। उन्होंने पाया कि वह शव बहुत अधिक सड़ चुके थे। शवों के सड़ने के कारण वे लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने लड़की के शरीर पर कई चाकू के घाव और जबड़े की हड्डी टूटी हुई पाई। उन्होंने लड़के के शरीर पर भी कई चाकू के घाव की पुष्टि की। पिता ने मीडिया से संपर्क करने का फैसला किया। कुछ समाचार पत्रों में तस्वीरें प्रकाशित हुई। खबरें देखकर एडमिरल MS नंदा ने अपना बयान दिया। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान दोनों के संलिप्त होने का संदेह जताया। उन्होंने तस्वीरें प्रेस को जारी की और एक नगद पुरस्कार की घोषणा की। मुंबई पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी। 31 अगस्त को अपहरण में इस्तेमाल हुई गाड़ी से मिलती जुलती एक कार मजलिस पार्क में मिली, जिसका नंबर DHD 7034 था। इसी कंपनी की एक और कार जिसका नंबर DEA 1221 था, पहले भी गुम हुई थी। इसलिए पुलिस ने उसके मालिक अशोक शर्मा से संपर्क किया। कार को खरीदने से ठीक 6 सप्ताह के भीतर ही अशोका होटल के बाहर से चुरा ली गई थी ये गाड़ी। शर्मा अपनी चाबियों से कार खोलने में कामयाब रहे। कार का स्टीरियो और स्पीकर गायब था। कार की सफेद ग्रिल को काली ग्रिल से बदल दिया गया था। इलाके में रहने वाले 2 गवाहों ने बाद में बताया कि उन्होंने एक आदमी को कार चलाते हुए भी देखा था और उसने उनसे रास्ता तक पूछा था। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के जांचकर्ताओं ने कार की जांच की। कार से कई उंगलियों के निशान प्राप्त किए गए। सिगरेट का टुकड़ा और बालों के नमूने मिले जिन्हें ले लिया गया। खून के धब्बे भी पाए गए। कार में DEA 1221, HRF 5411 और HRK 8930 नंबर वाली नंबर प्लेटें भी मिली। प्रयोगशाला में पता चला कि एक प्लेट पर मूल रूप से DHI 280 नंबर था, लेकिन उसे पेंट से ढक दिया गया। इसी तरह एक और DHD 3548 भी मिला। कार के फर्श की चटाई से मिले कुछ मिट्टी के नमूने उस जगह से लिए गए मिट्टी के नमूनों से मेल खाते थे जहां उन दोनों बच्चों के शव मिले। इस घटना को भारत में मीडिया में काफी तवज्जो मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि भी दिखाई। 1978 में दिल्ली में सत्ता में रही जनता पार्टी को इस मामले को संभालने के तरीके के लिए
आलोचना का भी सामना करना पड़ा। वे बाद के चुनाव हार गए। अपहरणकर्ताओं को कुछ सप्ताह बाद 8 सितंबर 1978 को एक ट्रेन में गिरफ्तार किया गया। उस दिन दोनों अपहरणकर्ता आगरा के पास यमुना नदी के पुल के पास धीमी हुई कालका मेल ट्रेन में चढ़े। जिस डिब्बे में वो दाखिल हुए थे वह सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित था, इसलिए उन्हें अपने पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया। उन्होंने सैन्य कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। लांस नायक एवी शेट्टी ने उन्हें अखबार में छपी तस्वीर से पहचान लिया। 9 सितंबर 1978 को उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर वीपी गुप्ता को सौंप दिया गया। उन्हें अलग अलग एक दूसरे से सटी हुई कोठरियों में रखा गया। उनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को एक तलवार मिली। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे भी पाए गए। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर को उनके हाथों और शरीर पर चोट के निशान मिले, जिनमें से कुछ हाल ही में हुई हाथापाई के। डॉक्टर को बिल्ला के सिर पर टाके मिले और अनुमान लगाया गया कि वो 15 दिन पुराने थे। रंगा की बांह पर लगा घाव भी 15 दिन पुराना पाया गया। 12 सितंबर को उनके उंगलियों के निशान, उनका सलाइवा, उनके खून और बालों के नमूने लिए गए। 13 सितंबर को बिल्ला के निर्देश पर उन्हें अलग अलग आगरा ले जाया गया, जहां पुलिस ने सीतानगर के एक किराए के कमरे से, जहां वे ठहरे हुए थे, एक तलवार बरामद की। फिर आता है 22 सितंबर। 22 सितंबर को रंगा ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया, जिसे एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, लेकिन बाद में 20 नवंबर को बयान वापस ले लिया गया। 19 अक्टूबर को बिल्ला ने भी इसी तरीके का अपराध स्वीकार किया, लेकिन 27 अक्टूबर को इसे भी वापस ले लिया गया। बाद में इन इकबालिया बयानों को स्वतंत्र माना गया क्योंकि इन्हें अलग अलग कोठरियों में रखा गया था। लड़की के शरीर पर बिल्ला के बाल मिले थे और गाड़ी में उसके ए ब्लड ग्रुप से मेल खाने वाले खून के धब्बे भी मिले थे। उसके कपड़ों पर भी AB ब्लड ग्रुप का खून मिला था। विलिंगडन अस्पताल में मिले हस्ताक्षर बिल्ला के हस्ताक्षर से मेल खाते थे। खोपड़ियों के एक्सरे भी बिल्ला से मेल खा रहे थे। बाद में चलकर कोर्ट में दोनों व्यक्तियों ने, यानी रंगा और बिल्ला ने, खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की और लगातार ये कहते रहे कि वे दोनों निर्दोष हैं। बिल्ला ने दावा किया कि वह 25 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में था। उसने कहा कि मुंबई के अग्रीपाड़ा में कार चोरी करने की कोशिश करते समय उसके सिर में चोट लगी थी। बिल्ला ने दावा किया कि उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि मुंबई पुलिस उसे झूठे मामलों में ढूंढ रही थी, इसलिए वह रंगा के साथ दिल्ली भाग गया। वे 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। 18 अगस्त को वे पानीपत गए, जहां रंगा की बहन रहती थी। 25 अगस्त को दोनों मुंबई के लिए रवाना हुए। 28 अगस्त को उसके सिर में चोट लगी। 31 अगस्त को वह दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जहां रंगा ने उसे बताया कि हत्याओं के मामले में पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में छिपने की कोशिश की। वे दिल्ली के रास्ते मद्रास भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेना के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। उसने दावा किया कि पुलिस ने उससे जबरन कबूलनामा करवाया था। रंगा ने कहा कि तलवार उसके पास जानबूझकर रखी गई थी और जब उसके कपड़े उतारे गए तो उन पर खून के धब्बे भी नहीं थे। विलिंगडन अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने 26 अगस्त की रात को बिल्ला की जांच की, लेकिन वे उसकी पहचान पक्के तौर पर नहीं कर पा रहे थे। रेडियोग्राफर ने बताया कि उस व्यक्ति का मूल एक्सरे बिल्ला के हालिया एक्सरे से मेल खाता है। सब इंस्पेक्टर चंदर ने दोनों की पहचान पक्के तौर पर कर ली। मजलिस पार्क के मकान मालिक सोहन लाल ने उनकी पहचान की और बताया कि उन्होंने 24 अगस्त को उनसे एक कमरा किराए पर लिया था और 31 अगस्त तक वहीं रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 27 अगस्त को बिल्ला के सिर पर पट्टी बंधी देखी थी। एक अन्य गवाह फतेहपुर के एक होटल के मालिक प्रकाश ने बताया कि उन्होंने दोनों को 16 अगस्त से 23 अगस्त तक एक कमरा दिया था। दिल्ली में गली तेलिया के पास एक गेस्ट हाउस में काम करने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने उन्हें 31 अगस्त से 2 सितंबर तक एक कमरा दिया था। पार्किंग अटेंडेंट सुशील कुमार ने बुद्ध जयंती पार्क में पार्किंग के लिए उनसे पैसे लिए थे। उन्होंने पीछे की सीट पर एक लड़के और एक लड़की को भी देखा था। आगरा के चिकित्सक अवधेश सिंह शर्मा ने बताया कि उन्होंने 4 सितंबर को बिल्ला के टांके निकाले थे, लेकिन बिल्ला बिना पैसे लिए ही चला गया। हालांकि सजा सुनाते समय इकबालिया बयानों पर विचार किया गया, लेकिन उनमें कुछ प्रासंगिक विवरण पाए गए। रंगा के वापस लिए गए बयान के अनुसार रंगा पहले ट्रक चालक था और बाद में टैक्सी चालक बन गया। बॉम्बे में श्याम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बिल्ला से उसका परिचय कराया था। दोनों ने रंगा की टैक्सी का इस्तेमाल करके बॉम्बे में एक लड़के का अपहरण किया था। रंगा ने बच्चे को कुछ समय अपने घर में रखने के बाद छोड़ दिया। श्याम ने उसे बताया कि बिल्ला एक कुख्यात अपराधी था जिसने 2 अरब पुरुषों की हत्या भी की थी।
इसके तुरंत बाद श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को डर था कि श्याम पुलिस को उनके संबंधों का खुलासा कर देगा। वे एक अन्य व्यक्ति के साथ कार में सूरत भाग गए। वहां उन्होंने कार छोड़ दी और अहमदाबाद के लिए बस ले ली। फिर वे ट्रेन से दिल्ली गए। 17 अगस्त को उन्होंने एक कार चुराई, लेकिन खराब हालत में होने के कारण उसे भी छोड़ना पड़ गया। 18 अगस्त को रंगा रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन से मिलने पानीपत गया। 19 अगस्त को उन्होंने एक और कार चुराई और उसकी नंबर प्लेट बदल दी, लेकिन खराब एक्सेलरेशन के कारण उसे छोड़ना पड़ा वापस। उसी दिन अपराध में इस्तेमाल की गई कार अशोका होटल से चुराई गई और उन्होंने उसकी नंबर प्लेट भी बदल डाली। 23 अगस्त को बिल्ला ने जुगल और एक अन्य व्यक्ति केवल को जान से मारने की धमकी दी। 24 अगस्त को उन्होंने मजलिस पार्क में एक घर किराए पर लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अगले दिन एक दंपत्ति का अपहरण करेंगे, फिर उन्हें अपने घर ले जाने के लिए मजबूर करेंगे ताकि वे घर लूट सके। लेकिन कार में घूमते समय उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। 26 अगस्त को दिन भर भटकने के बाद उन्हें भाई बहन मिले और उन्होंने सोचा कि वे किसी अमीर परिवार से होंगे। उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की और बच्चों ने स्वीकार कर लिया। बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बिल्ला ने पहले ही अंदर के दरवाजे के हैंडल ढीले कर दिए थे, फिर उसने उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। बच्चे बिल्ला से झगड़ने लगे, जिस पर बिल्ला ने उन्हें छोटी कृपाण से डराने की कोशिश की। लड़के ने कृपाण छीनने की कोशिश की, लेकिन घायल हो गए। एक समय रंगा ने एक सिख व्यक्ति को उनका पीछा करते देखा। उसने बच्चों को उतार कर भाग जाने का सुझाव दिया। बिल्ला ने इससे इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कार को बुद्ध जयंती पार्क में खड़ा कर दिया। लड़के ने पानी मांगा और उसे कोला दिया गया। उसने मना कर दिया, लेकिन लड़की के कहने पर उसने आइसक्रीम ले ली। लड़के को एक और आइसक्रीम खरीद कर दी गई। उन्होंने कार का नंबर बदलकर DHI 280 कर दिया। बच्चों से उनके माता पिता के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पिता एक नौसेना के अधिकारी हैं। रंगा ने सुझाव दिया कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि पिता के पास शायद ज्यादा पैसे नहीं होंगे और वे उनसे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्ला ने बच्चों से कहा कि लड़की का इस्तेमाल एक डकैती में किया जाएगा, जिसमें वो पालम हवाई अड्डे से आ रही एक जौहरी की कार को रोककर लिफ्ट मांगेगी। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वे एक कच्ची सड़क पर चले गए और फिर लड़के को गाड़ी से लगभग 100 गज दूर ले गए। बिल्ला ने रंगा को मजबूर किया कि वो लगभग 3 फीट लंबे कृपाण से लड़के पर हमला करे। एक वार के बाद रंगा वार करने में असमर्थ हो गया। बिल्ला ने कृपाण छीन लिया और लड़के पर बार बार वार किया। लगातार हो रहे वार के चलते लड़के की मौत हो गई। जब रंगा ब्लेड साफ कर रहा था, बिल्ला ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर बिल्ला ने रंगा से लड़की के साथ दुष्कर्म करने को कहा, जो उसने किया भी। जब लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म हो रहा था, उसने कृपाण उठाया और बिल्ला के सिर पर वार किया। लड़की सड़क की ओर भागी, लेकिन रंगा ने उसे पकड़ ली। उन्होंने उसे कपड़े पहनाए और कहा कि वे उसे पास ही में स्थित उसके भाई के पास वापस ले जा रहे हैं। जब वह आगे जा रही थी, बिल्ला ने पीछे से उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कार को धोकर ज्यादातर खून साफ कर दिया था। 28 अगस्त को बिल्ला ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। 30 अगस्त को रंगा को पता चला कि कुछ मुंबई पुलिस वाले दिल्ली में हैं। उसने नंबर प्लेट बदल दी और कार को अपने किराए के मकान से कुछ गलियों दूर पार्क कर दिया। 31 अगस्त को उसने देखा कि पुलिस को कार मिल गई है। बिल्ला उसी दिन वापस लौट गया। वे 31 अगस्त को आगरा के लिए रवाना हुआ। बिल्ला के बयान में कुछ अंतर था। उसके अनुसार उन्होंने लड़के को हाथापाई में लगी चोट के दर्द को कम करने के लिए मैट्रिक्स की गोलियां दी थी। बिल्ला का दावा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म का विचार रंगा का था। वे एक सुनसान जगह पर गए। रंगा बाद में अकेला लौटा और लौटने के बाद उसने उस लड़की के साथ फिर से दुष्कर्म किया। लड़की ने अपने भाई के बारे में पूछा और उसे कुछ शक हुआ। उसने तलवार से बिल्ला पर हमला कर दिया। रंगा ने तलवार छीन ली और उसे मार डाला। फिर रंगा ने बिल्ला को बताया कि उसने लड़के को भी मार डाला है। इसके बाद उन्होंने लड़की को झाड़ियों में फेंक दिया और गाड़ी चलाकर चले गए। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा कुश और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला को दिल्ली के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या और धारा 34 यानी सामान्य इरादे के तहत दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें धारा 363 यानी अपहरण, 365 यानी अवैध कारावास के साथ अपहरण, धारा 366 यानी यौन संबंध के इरादे से महिला का अपहरण और धारा 367 यानी चोट पहुंचाने के इरादे से अपहरण के तहत भी दोषी ठहराया गया। दोषियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मृत्यु दंड के फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय में 16 नवंबर 1979 को फैसले को बरकरार रखा गया।
इसके बाद दोषियों ने अनुच्छेद 136 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से भी याचिका की। राष्ट्रपति ने बिना कारण बताए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने फिर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, तर्क किया कि राष्ट्रपति को अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। 21 अप्रैल 1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड को बरकरार रखा और इन याचिकाओं के कारण उनकी मृत्यु दंड की सजा में और देरी हुई। मुकदमों को पूरा होने में लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका है। फिर आखिर में दोनों को 31 जनवरी 1982 को फांसी दी गई। बिल्ला चुप रहा, लेकिन रंगा ने फांसी पर जाने का विरोध किया। उनके शवों को उनके रिश्तेदारों ने भी लेने से मना कर दिया। ये थी रंगा बिल्ला की सनक, डर और अपराध की दास्तां, जिसने 2 मासूम बच्चों से उनकी जिंदगी और उनके माँ बाप से जीने की इच्छा छीन ली। रंगा बिल्ला आज भी भारत के कुछ कुख्यात अपराधियों की सूचियों में आते हैं, जिनका नाम सुनकर ही उन्हें जानने वाले लोगों का पूरा मन सिहर उठता है। खैर, हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम आगे भी आपसे इसी तरह की कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।